नमस्कार। इतिहास में ना कुछ दौर ऐसे होते हैं जो सच में ज्ञान और कला की रोशनी से जगमगा उठते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों ने उनके युग को हमेशा के लिए अमर बना दिया था। कुछ वैसा ही विजयनगर साम्राज्य में हुआ, जहां सम्राट कृष्णदेवराय के शासनकाल को 8 स्तंभों ने एक स्वर्ण युग में बदल दिया। तो चलिए आज उन 8 वास्तुकारों से मिलते हैं। सम्राट कृष्णदेवराय के इस दौर को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इस शानदार उपलब्धि के पीछे 8 खास लोगों का हाथ था, जिन्होंने अपनी कलम के जादू से साहित्य को एक नई ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। इन 8 को एक साथ अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। देखिए, ये शब्द सिर्फ एक टाइटल नहीं था, बल्कि उस लिटरेरी रेवोल्यूशन का सिंबल था जो कृष्णदेवराय के दरबार में चल रहा था। ये 8 विद्वानी उस सुनहरे दौर की जान थे। तो फिर देर किस बात की? आइए एक एक करके इन महारथियों से मिलते हैं, जिन्होंने अपनी कलम से एक पूरे युग को गढ़ दिया। ये जो संख्या है ना 8, ये बहुत मायने रखती है। ये 8 विद्वान मानो 8 दिशाओं के दिग्गजों की तरह थे, जिन्होंने तेलुगु साहित्य के आसमान को अपनी चमक से रोशन कर दिया। उनकी ये जो कलेक्टिव पावर थी, उसी ने इस युग को इतना महान बनाया। तो ये हैं वो 8 नाम: अल्लासानी पिद्दन, नंदी तिम्मन्ना, मडियागारी मल्लन, धूर्जटी, अय्यलाराजु रामभद्रा, पिंगली सूरन, रामराज भूषण और हाँ, तेनाली रामकृष्ण। चलिए अब इनमें से हर एक के काम को जरा करीब से देखते हैं। तो चलिए इन काव्य स्तंभों की इस गैलरी में चलते हैं और जानते हैं कि इनके सबसे शानदार काम कौन से थे और उनकी खासियत क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं अल्लासानी पेद्दन की। इन्हें अष्टदिग्गजों में प्रधान कवि यानी कि चीफ पोएट का दर्जा मिला हुआ था। उनकी महान रचना मनुचरित्रम ने तेलुगु कविता के लिए एक नया रास्ता ही खोल दिया। इसका असर इतना गहरा था कि उन्हें सम्मान से आंध्र कविता का पितामह कहा जाने लगा, मतलब तेलुगु पोएट्री के ग्रैंडफादर। अगले स्तंभ है नंदी तिम्मन्ना। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है पारिजाता पहरणम। इन्होंने भगवान कृष्ण और सत्यभामा की बहुत ही सुंदर कहानी को लेकर एक ऐसा काव्य लिखा जो अपनी मिठास और सादगी के लिए आज भी बहुत पसंद किया जाता है। फिर आते हैं मड्यागारी मल्लन, जो 2 महान साहित्यिक परंपराओं का संगम थे। उनकी रचना राजशेखर चरित्रम की सबसे बड़ी खूबी ही यही थी कि इसमें आपको संस्कृत का क्लासिकल टच और तेलुगु का आम लोगों से जुड़ाव, इन दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर देखने को मिलता है। अब मिलते हैं धूर्जटी से। ये सिर्फ एक कवि नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। उनकी रचना कालस्थी महात्म्यम सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि भक्ति की एक बहती हुई नदी है। इसमें शिव भक्ति और बेहतरीन पोएट्री का ऐसा कमाल का संगम है, जो पढ़ने वालों को आज भी मंत्रमुग्ध कर देता है। अय्यलाराजु रामभद्र अपनी कृति सकल कथासार संग्रह के लिए जाने जाते थे। वो सिर्फ एक कवि ही नहीं, बल्कि एक माहिर कहानीकार भी थे। अपनी रचनाओं के जरिए वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ समाज को अच्छी और नैतिक बातें सिखाने में भी उस्ताद थे। अब जिनकी हम बात करने वाले हैं, पिंगली सूरन। उनकी प्रतिभा तो कमाल की थी। उनकी रचना राघव पांडव्यम लिटरेचर की दुनिया का एक अजूबा मानी जाती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही कविता में 2 महाकाव्यों की कहानी कह दी। जरा इस पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। राघव पांडव्यम के श्लोकों को अगर आप एक तरीके से पढ़ते हैं तो रामायण की कहानी सामने आती है, और अगर उन्हीं श्लोकों को दूसरे तरीके से पढ़ा जाए तो महाभारत की कथा खुल जाती है। ये पोएटिक स्किल का एक ऐसा उदाहरण है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हमारे 7वें स्तंभ थे रामराज भूषण। इन्हें आप शब्दों का जौहरी कह सकते हैं। उनकी कृति वसुचरित्रम अपने अनोखे स्टाइल और अलंकारों के इस्तेमाल के लिए बहुत फेमस है। वो अपनी कविताओं को साहित्यिक गहनों से सजाने में माहिर थे, जिससे उनकी बात और भी असरदार हो जाती थी। और अब आते हैं उस नाम पर जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा मशहूर है, हाजिर जवाबी और तेज दिमाग के मास्टर तेनाली रामकृष्ण। जी हाँ, 8वें थे महान तेनाली रामकृष्ण। ये नाम तो हम सबने कभी न कभी सुना ही है ना? खास तौर पर उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की कहानियों में। देखिए, उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक कृति तो पांडुरंग महात्म्यम है, लेकिन असल में हम सब उन्हें उनके ह्यूमर, सटायर और तेज दिमाग के लिए जानते हैं। लोक कथाओं ने उन्हें
तेनालीराम के रूप में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब यहाँ एक विवादास्पद बात पर गौर करना जरूरी है, जो हमारे सोर्स मटेरियल में कही गई है। सोर्स में एक दावा किया गया है कि इनकी ही नकल कर वामपंथी चाटुकारों ने बीरबल नामक काल्पनिक पात्र जड़ा। ये साफ करना जरूरी है कि ये एक खास नजरिया है जो स्रोत में दिया गया है और इस पर इतिहासकारों में काफी बहस होती है। तो सवाल ये उठता है कि इन 8 महारथियों की विरासत क्या है? आज भी ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? बात यह है कि वो सिर्फ कवि नहीं थे, वो एक पूरे साहित्यिक युग के निर्माता थे, आर्किटेक्ट थे। उन्होंने तेलुगु साहित्य के लिए ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए जो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं और उस गोल्डन एज को डिफाइन करते हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। क्या महान कला का जन्म हमेशा महान संरक्षण से ही होता है? क्या कृष्णदेव राय जैसे सम्राट के बिना अष्टदिग्गज जैसे रत्न कभी चमक पाते? इस पर सोचिएगा जरूर।